सो आज हम देखने वाले हैं फॉर्किंग और क्रिप्टो करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले देखने वाले फॉर्किंग क्या होता है। कल फॉर क्लोनिंग एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज इन अ वे एंड रिलीजिंग इट इज नोन एज फॉर्किंग। कहने का मतलब क्या है, हमें पता है कि जो भी हमारा क्रिप्टो करेंसी होता है उनका एक खुद का नेटिव ब्लॉकचेन होता है। सो जो क्रिप्टो करेंसी में रन करता है इस एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पर रन करता है। सो इन्हीं एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके हम कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं बिना उसकी ओरिजिनलिटी को छेड़े। हम कुछ उसके रूल्स या प्रोटोकॉल चेंज करते हैं, रूल्स या प्रोटोकॉल हम चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद जो हमको एप्लीकेशन मिलता है तो उसको हम कहते हैं बेसिकली फॉर्क एप्लीकेशन है। तो ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है, तो क्लोनिंग एन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी। हम एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन को, जो हमारा एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है जिसमें हमारा क्रिप्टो करेंसी रन करता है, उसको हम क्लोन करेंगे और एक कुछ नया बना के इन अ वे एंड रिलीजिंग इट इज नोन एज फॉर्किंग। उसके बाद कुछ नया बना के चेंज करके हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम फॉर्किंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास इसके टाइप्स हैं। टाइप्स क्या दिखते हैं हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्ट फॉर्क है और एक हार्ड फॉर्क है। एक सॉफ्ट फॉर्क में और एक हार्ड फॉर्क में फ़र्क क्या होता है देखते हैं पहले हम लोग। तो क्या लिखा है, सॉफ्ट फॉर्क इज अ प्रोटोकॉल अपडेट दैट इज बैकवर्ड कंपेटेबल। नाउ जो मैं सॉफ्ट फॉर्क है, इसमें पता है फॉर्क का मतलब जो हमारा एक सेट ऑफ रूल्स है उसमें मतलब कुछ चेंज करके प्रोटोकॉल्स को अपडेट करके हम एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या जो मैं सॉफ्टवेयर फॉर्क है, बेसिकली मेरा प्रोटोकॉल अपडेट ही हो रहा है बट एक बैकवर्ड कंपेटेबल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। अब बैकवर्ड सो बैकवर्ड कंपेटेबल क्या होता है हमारा, वो देखते हैं हम। सो सपोज दैट हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन है, ठीक है। अब जो ब्लॉकचेन है ऑफ कोर्स इसके कुछ सेट्स ऑफ रूल होंगे जिसका इस्तेमाल करके इसको हम बनाए, जिसका इस्तेमाल करके ये ब्लॉकचेन बना होगा, ठीक है। अब इस ब्लॉकचेन की हेल्प से बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं। ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है। अब ये तो D2D हो गया। अब सपोज दैट अब ब्लॉकचेन में जो हमारे यूजर्स हैं वो बढ़ रहे हैं या फिर कुछ और न्यू इशू है, बेसिकली इनको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ नए न्यू सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल को बनाना होगा। अब जो हम इन न्यू सेट ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जो हमारा अपना ब्लॉकचेन बनाएंगे, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, तो जो ये सारे जितने मेरे ओल्ड ट्रांजेक्शन्स थे उनको बिना कोई इशू कि ये परफॉर्म होना चाहिए, बिना ये जाने मुझे क्या मेरे नए फीचर्स है क्या नहीं है। जो न्यू फीचर्स हैं वो हमारे जो करंट सिस्टम को अच्छा बना रहे हैं, बट जो हमारे ओल्ड ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रहे थे उनको कोई तकलीफ ना हो। तो बेसिकली ये होता है हमारा सॉफ्ट फॉर्क। क्या समझते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल ये इनमें से के हमें थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि स्टार्टिंग में 3 ब्लॉक है, 1, 2 और 3। ये तीनों में ब्लॉक्स हैं। बेसिकली मेरा क्या एक ओल्ड सेट ऑफ रूल्स पे काम कर रहे हैं। मेरे एक ओल्ड सेट ऑफ रूल्स पे काम कर रहे हैं। अब जो मेरे वही ओल्ड जो सेट ऑफ रूल्स है इनके ट्रांजेक्शन मेरे परफॉर्म हो रहे हैं, ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल परफॉर्म करेंगे। अब सपोज दैट यहाँ मेरे कुछ इशू आता है। अब इनको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ न्यू रूल्स को इंट्रोड्यूस कर लिया। जब मैं न्यू रूल को इंट्रोड्यूस करूँगा तो बेसिकली जो मेरे पुराने वाले इतने ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जब भी कोई मैंने यहाँ पे जब मैंने एक नया रूल्स ऑफ सेट बना लिया तो जो मेरे नए ब्लॉक बनेंगे प्लस जो मेरा ओल्ड रूल रहेगा प्लस न्यू रूल, इनको मिला के मेरा एक नया ब्लॉक बनेगा। अब फिर इसके अंदर परफॉर्म करेंगे वापस। तो मतलब ये जो है इसके अंदर हम दोनों ओल्ड
प्लस न्यू, ये दोनों ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, जो हमारे पास ओल्ड ट्रांजेक्शन हो रहे थे वो ऐसे वैसे होंगे, तो जो हमारे पास नए इशू थे हमने उसको एड्रेस कर लिया। तो ये होता है हमारा सॉफ्ट फॉर्क। सॉफ्ट फॉर्क समझने के बाद तुम्हें समझना है क्या हार्ड फॉर्क। तो एक इसका डिफरेंशिएट क्या कहते हैं, हार्ड फॉर्क क्या होता है। हार्ड फॉर्क मेरा क्या होता है, बेसिकली मेजर चेंज होता है इसके अंदर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के अंदर। सॉफ्ट फॉर्क में हम सिर्फ अपडेट करते थे जो मेरे करंट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल से, और मेरा क्या था, मेरा बैकवर्ड कंपेटेबल था, बट ये नहीं है। अब बैकवर्ड कंपेटेबल मतलब क्या होता है, अब वहाँ पे जैसे कि हम जो भी हमारा ओल्ड ट्रांजेक्शन था वो एक ओल्ड प्रोटोकॉल के लिए परफॉर्म कर रहा था, जो भी हमारे पास नया इशू था उसके लिए हम कुछ नया सेट ऑफ रूल्स लेके आते थे और उस पर हम उसमें न्यू इशू था उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते थे। तो उसमें कैसा था, जो भी हमारा नया जो ब्लॉक जनरेट होगा वो ओल्ड प्लस न्यू दोनों ट्रांजेक्शन तो परफॉर्म हो सकते थे। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे बैकवर्ड कंपेटेबल है ही नहीं। मतलब कि जो भी हम नए रूल्स को इनिशिएट करेंगे, नए रूल्स जो नए सेटअप उसको लेके आएंगे, अब उसको हमें फॉलो करके हमें अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है। जो भी उसके ओल्ड थे अब उसको बेसिस पे हमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, रूल्स रनिंग द ओल्ड सॉफ्टवेयर कैन नॉट वैलिडेट ट्रांजेक्शंस। जो हमने पढ़ा, जो मेरे ट्राई नोट्स हैं बेसिकली मेरे ओल्ड सॉफ्टवेयर के बेसिस पे हमारे ट्रांजेक्शन वैलिडेट नहीं कर सकते और ब्लॉक प्रोड्यूस अंडर द न्यू रूल्स। सो अब जो ब्लॉक मेरा प्रोड्यूस होगा इस नए रूल के अंदर, बेसिकली मेरा एक परमानेंट स्प्लिट क्रिएट कर देगा इफ सम पार्टिसिपेंट रिफ्यूज टू अपग्रेड। और क्यों कर देगा, तो यहाँ समस्या हमारे पास एग्जाम्पल तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरा एक बैकवर्ड कंपेटेबल नहीं है। बैकवर्ड कंपेटेबल मतलब कि जो यहाँ पे हमारे को इशू एड्रेस करने के लिए हम नए रूल्स पे जाते थे, तो उसमें ओल्ड प्लस न्यू हम दोनों को लेके अपना ब्लॉक कंटिन्यू करते थे, कोई दिक्कत नहीं आता। बट यहाँ पे क्या होता था, सब कुछ जो मेरा यहाँ पे नेटवर्क है, अब इस नेटवर्क में सपोज 5 मेंबर हैं और इन 5 में से 3 मेंबर ने न्यू रूल्स के लिए मान गए और 2 नहीं माने। ठीक है, जो 2 मेंबर है तो ये बेसिकली क्या करते हैं, इस करंट ब्लॉक में एक स्प्लिट वो करते हैं, स्प्लिट का निर्माण करते हैं। बेसिकली एक जो बना हमारा स्प्लिट क्यों बना, क्योंकि जो हमारे न्यू जो रूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो उसमें कुछ जो हमारे यूज पार्टिसिपेंट थे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने उस रूल को रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली उनके लिए एक नया सा एक पूरा सिस्टम बन गया। तो हमारा होता है हार्ड फॉर्क। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बिटकॉइन कैश है, बिटकॉइन गोल्ड है और इथेरियम क्लासिक्स है। बिटकॉइन क्या होता है उसको आगे डिटेल में पढ़ने वाले। अब पढ़ते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है क्या, मेरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। डिसेंट्रल मतलब होता है कि मेरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में हमारा कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। जैसे कि हमने पढ़ा था कन्वेंशनल मेथड के अंदर, अगर हम सपोज दैट हमें कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना होता था तो हमें सर्वर का परमिशन चाहिए होता है कि सपोज दैट जो मैंने ट्रांजेक्शन सेंड किया है, सपोज मैं यूज़र ए हूँ और मैं किसी यूज़र बी को ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ अमाउंट भेजना चाहता हूँ। तो बेसिकली पहले मैं करूँगा, पहले उस कन्वेंशनल मेथड में पहले मैं जो मेरा डेटा है वो सेंड करूँगा अपने सर्वर को। सर्वर उस डेटा को फिच करके फिर रिसिपेंट मतलब जो यूज़र बी है उसका डेटा निकाल के बताएगा कि हाँ वेरीफाइड है, उसके बाद मैं अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या होता है, जो सर्वर है हाँ मेरा इंटरमीडिएट वो एज ए इंटरमीडिएट परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे मेरा कोई भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे जितने मेरे नोट्स हैं तो बेसिकली वो मेरे ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में काम आते हैं। सेकंड मेरा आज का कैरेक्टरिस्टिक क्या, वो डिजिटल फॉर्म है। ऑफ कोर्स में क्रिप्टो करेंसी होता है वो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, और इसका फ़ायदा ये है डिजिटल फॉर्म में होने का एक काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगला कैरेक्टरिस्टिक है मेरा क्या है, लिमिटेड सप्लाई। तो मैं लिमिटेड सप्लाई, क्रिप्टो करेंसीज एक लिमिटेड अमाउंट में ही माइंड किया जाते हैं, लिमिटेड अमाउंट में ही माइंड हो सकते हैं। अगला मेरा क्या है, ग्लोबल एक्सेस। अब क्योंकि इसका जो फॉर्म है, क्योंकि जिसका फॉर्म है वो डिजिटल है, सो इंटरनेट की हेल्प से ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे बिना किसी भी बोलते हैं ना बॉर्डर या फिर नेशन से करेंसी को मेंशन किए, हम बेसिकली एक वर्ल्ड लेवल पे एक प्रॉपर करेंसी को फॉलो करके हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जिसका अगला कैरेक्टरिस्टिक मेरा क्या है वो है
एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ना ये दोनों ही अलग टर्म है। तो देखते हैं पहले एनोनिमिटी क्या होता है। तो एनोनिमिटी होता है मतलब कि आप अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हो, अपनी आइडेंटिटी बताए हुए ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो। किसके इसमें क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि उनके अंदर एक ब्लॉकचेन होता है। तो इसमें एनोनिमिटी कैसे मेंटेन करता है। सपोज आपने एक यूजर है, यूजर को ट्रांजेक्ट करना चाहता है, तो जो पहले यूजर ये होगा वो एक ब्लॉक बनाएगा और ब्लॉक को डालेगा इसमें नेटवर्क के अंदर। अब जो उस नेटवर्क में जितने नोड्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसे माइनर कहते हैं, तो वो पहले वैलिडेट करेंगे कि हाँ जो ब्लॉक आया हुआ है वैलिड है। आफ्टर वैलिडेटिंग दैट पार्ट द ट्रांजेक्शन परफॉर्म, बिना जाने किसने भेजा था, किसको भेज रहा है, किसी को पता नहीं होता। बट एक अदर ब्लॉक आएगा, उसमें डिटेल्स लिखे होंगे, डिटेल्स एक हैश फॉर्म में होगा। अब हैश क्या करते हैं, जितने माइनर्स में उसको पूरे वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद हमारा जो ब्लॉक है ब्लॉक में ऐड हो जाता है और ट्रांजेक्शन फॉर्म हो जाता है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है। अब जो मैंने ब्लॉक बनाया था ट्रांजेक्शन करने के लिए, ट्रांजेक्शन फॉर्म करने के लिए, तो बेसिकली आफ्टर कंसेंसस जो मेरे वहाँ पे नोट्स होंगे, आफ्टर द कंसेंसस ऑफ नोट्स मैं उस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड कर सकता हूँ। अब इन फ्यूचर में सपोज दैट किसी को देखना कि हाँ किसने कितना क्या ट्रांजेक्शन किया हुआ है, तो बिना किसी को जाने वो अपना ट्रांजेक्शन देख सकते हैं ब्लॉक के अंदर, ब्लॉकचेन की मदद से। जो मेरा अगला पार्ट है क्या, इट इज़ इम्पॉसिबल डुप्लीकेट। अब इम्पॉसिबल डुप्लीकेट क्यों है, तो जो हम ब्लॉक बनाते हैं तो ये ब्लॉक में कुछ सेक्शंस होते हैं। तो उसमें एक होता है हेडर सेक्शन, फिर एक मिडिल सेक्शन होता है और एक बॉटम सेक्शन होता है। तो जो हेडर सेक्शन होता है बेसिकली ये कंसिस्ट करता है क्या, मेरे प्रीवियस ब्लॉकचेन के डेटा के बारे में, डेटा होगा इसके अंदर। और जो बीच वाला पार्ट होगा इसके अंदर बेसिकली हमारे हैशिंग होते हैं। अब हैशिंग किसे बनता है, बेसिकली हमारा जो भी डेटा होगा उसकी एक नॉर्म्स वैल्यू होगी। इन दोनों को हम एक हैश फंक्शन में सेंड करेंगे। हैश फंक्शन में जाके हमारा एक हैश जनरेट करता है। अब जो मैंने हैश जनरेट किया है बेसिकली ये काफ़ी लंबा हैश होता है, इसे करके कुछ समथिंग अराउंड ये 18 या 19 डिजिट में होता है। तो इतने लंबे हैश को कॉपी करना, इस हैश का इंक्रिप्शन हो गया तो इसको डिक्रिप्ट करना काफ़ी इम्पॉसिबल होता है। तो बेसिकली हम इस पार्ट को डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट का इसकी वजह से हम डुप्लीकेट नहीं कर पाते इस पार्ट को। इस पार्ट क्या है, इम्यूटेबल होता है कि हम जो ब्लॉक होता है आफ्टर वो वैलिडेट हो जाए और एक ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन में जाके ऐड हो जाए। बेसिकली आफ्टर जब हमने ब्लॉकचेन में इसको ऐड कर दिया है तो जो इसके डेटा होंगे अपडेट करना काफ़ी निगलेबल रहता है। तो इसके लिए कहते हैं इम्यूटेबल, जिसमें हम डेट या कोई चेंजेस ना कर सकते उसको कहते हैं इम्यूटेबल। सो दैट्स इट।